नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अपना उत्तराखंड में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। सभी 100 निकायों में किस प्रकार से वोटों की गिनती चल रही है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको लेकर चलेंगे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी कर रही है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नहीं कहता कि मैं डुबकी लगाऊंगा, मगर आपको लगानी है तो लगा पाओगे, ऐसी जमुना जरूर बनाएंगे। कृष्ण मोहन शर्मा जी। सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है कि जब से आपने कहा कि यमुना में डुबकी लगा लो और योगी जी ने कहा कि आप आके कुंभ में डुबकी लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि यूपी में तो बिजली नहीं रहती, अब दिल्ली छोड़कर यूपी चले गए। और एक सवाल और है कि कांग्रेस ने आम आदमी के समर्थन में अपना प्रचार धीमा कर दिया। सर देखिए, मैं कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय खुद करती है, उनके प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समन किसके लिए? अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। अमित पांडे। कुंभ का जिक्र करते हैं तो कुंभ का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। नहीं, मैं कुंभ का प्रचार नहीं कर रहा हूं और कुंभ का प्रचार करने में कोई गलत काम भी नहीं है। मैं तो सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है भाई। मैं तो मानता हूं कि इससे संचित पुण्य जागरूक होते हैं, तो आप सभी भी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मुद्दा दिल्ली में यमुना के शुद्धिकरण का है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तीसरा जो हिस्सा था वो आज यहां जारी किया। पहला जो संकल्प पत्र था वो जेपी नड्डा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी किया था। उसके बाद में अनुराग ठाकुर दूसरा हिस्सा जारी करते दिखाई दिए और तीसरा हिस्सा जो है वो आज खुद अमित शाह ने जारी किया और कहते नजर आए कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी पार्टियों की तरह हम झूठे वादे नहीं करते हैं, भोला समूह बनाकर हम टीवी के सामने नहीं आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आए अमित शाह। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र का तीसरा भाग आज जब जारी कर रही थी, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अमित शाह ने कहा कि आज दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प का अंतिम हिस्सा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा। हमारी पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है, हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं। हमने बहुत लोगों से सुझाव मांगा था, जिसके बाद इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। लोगों से हम वादा कर रहे हैं और उसे हम पूरा करेंगे। और एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया अमित शाह ने कि जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी, विपक्ष के तमाम लोग की ये योजनाएं बीजेपी आने के बाद बंद कर दी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जन कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर बंद नहीं की जाएगी और जो वादे किए गए हैं उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर चाहे वो पेंशन की बात हो, फिर चाहे फिर सिलेंडर की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो बोलते नजर आए। साथ साथ में कुंभ को लेकर भी बयान दिया, कहा कि कुंभ में हम स्नान करने जा रहे हैं और जिस प्रकार से कुंभ में भारतीय जनता पार्टी के नेता या तमाम लोग, पूरा देश जो है स्नान कर रहा है, उसी प्रकार से यमुना में जाएं, अरविंद केजरीवाल नहाकर दिखाएं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर झांसा दिया गया, ये भी कहते नजर आए। तो 3 हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। पहले हिस्से में किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की क्या योजनाएं रहेंगी उसकी बात की गई थी। और जो दूसरा हिस्सा आया था जिसको अनुराग ठाकुर ने जारी किया गया, उसमें तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में बात की गई। तो उसमें कहा गया था कि आखिर किस प्रकार से फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, गैस सिलेंडर्स की बात की गई थी और जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखा जाएगा अगर वो जन कल्याणकारी योजना है वो। ये दूसरे हिस्से में। तीसरे हिस्से में जब आज जारी किया संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा, तो युवाओं पर फोकस नजर आया। साथ साथ में अमित शाह ने
जिस प्रकार से बयान दिए इस संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से को जारी करते हुए, वो काबिले गौर है। किस प्रकार से यहाँ पर कहते नजर आए, क्योंकि यहाँ पर वादों की बात की, यहाँ पर वो तमाम विषय उठाते नजर आए। अमित शाह जो इस चुनाव में चर्चा का केंद्र बने रहे, फिर चाहे वो शीश महल का विषय उसके बारे में भी बोलते नजर आए, फिर चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा उस पर बोलते नजर आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में जो रहती है उसको लेकर जो आरोप लगते हैं उस पर भी बोलते नजर आए कि ये काम जो है जिस प्रकार से चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें रही। मीडिया के सवालों का जवाब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देते नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर आपके मुकाबले बीजेपी की ये आक्रामक रणनीति देखी गई। यहाँ पर 3 हिस्सों में संकल्प पत्र, विकसित भारत का संकल्प पत्र किस प्रकार से जारी करते दिखाई दिए अमित शाह और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री। आज संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा पार्ट 3 जारी कर रहे थे। तो ये 3 हिस्सों में ही था संकल्प पत्र। पहला हिस्सा जेपी नड्डा ने, दूसरा अनुराग ठाकुर ने, तीसरा खुद अमित शाह ने जारी किया। उस दौरान वहाँ वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे, बांसुरी स्वराज मौजूद रही, सभी सांसद वहाँ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के। और ये विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025, इसका तीसरा हिस्सा जारी किया, इसका तीसरा पार्ट जारी किया अमित शाह ने। उसके बाद में मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर किस प्रकार से निशाना साधते नजर आए वो भी हमने आपको दिखाया। और ये तीसरा जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का वो अब जनता के सामने आ चुका है। 5 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में। आपको बता दें चुनाव प्रचार का दौर जो है वो तेजी से दिखाई दे रहा है। सभी के स्टार प्रचारक वो धरातल पर हैं और लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो संकल्प पत्र की जारी करते हुए अमित शाह की। अब बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव की गिनती हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है। सभी 100 निकायों में वोटों की गिनती हो रही है। कहां पे क्या अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से निकल कर आ रही है। 11 नगर निगम के नतीजे घोषित होंगे, 43 नगर पालिका के नतीजे आएंगे, 46 नगर पंचायत के भी नतीजे आने हैं। निकाय चुनाव का रण किस प्रकार का दंगल ये रहा वो हमने आपको लगातार बताया, लेकिन शहर की सरकार कौन बनाएगा ये देखने वाली बात होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दी, सीएम धामी के प्रचार का व्यापक असर भी दिखाई दिया। कई सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती दिखाई दी, निर्दलीय भी मजबूत दिखाई दिए, कांग्रेस पार्टी डाउन दिखाई दी। लेकिन इन सब के बीच में क्या अपडेट्स आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कहां कहां पर क्या स्थिति देखी गई, क्योंकि सुबह से बैलेट पेपर पर आपको बता दें कि ये प्रॉपर सारी वोटिंग होती है, ईवीएम का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता और इसीलिए जो काउंटिंग है उसमें समय लगता है। 11 नगर निगम के नतीजे इसमें घोषित होंगे। कुछ 100 निकाय हैं, उसको लेकर 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की थी और जमकर प्रचार प्रसार का दौर भी हमने देखा। लेकिन किस प्रकार से कहां पर कौन आगे कौन पीछे वो भी हम बता रहे हैं आपको। हम हल्द्वानी की बात करें तो नगर निगम हल्द्वानी में मेयर का पहला राउंड की मतगणना जो है वो पूरी हुई तो उसमें बीजेपी आगे रही। उसी प्रकार से हम अगर पौड़ी की बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली। उसी प्रकार से अगर हम हरवटपुर की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ बाजी मारी। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कहा गया कि काफ़ी मजबूत नजर आएगी इस निकाय चुनाव में, क्योंकि खुद मोर्चा संभाल रखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वो तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने के लिए तभी सभी जगहों पर गए। उसके बाद में 23 तारीख को वोटिंग हुई। 11 नगर निगम के नतीजे भी घोषित होने हैं, 43 नगर पालिकाओं के नतीजे घोषित होने हैं। ये जो मत पेटिकाएं हैं उसको जब लेकर गए तो उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर, हल्द्वानी, कालाढूंगी, मसूरी, पौड़ी, विकासनगर, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कहाँ पर क्या स्थिति है साथ साथ में वो भी हम बता रहे हैं। पौड़ी के नतीजे आ चुके हैं, निर्दलीय कैंडिडेट ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। हिमानी नेगी ने 225 मतों से यहाँ जीत दर्ज की है। अगर हम वही हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी के जो पहला राउंड था, पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के गजराज बिष्ट यहाँ से आगे जो है वो दिखाई दिया और 1167 वोटों से वो आगे थे। ऐसे ही सिलसिलेवार अगर हम बाकी सीटों की बात करें तो लाल कुआं में निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आगे दिखाई दिया। साथ साथ में हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में कई वार्ड है, हर वार्ड में किस प्रकार से जो सभासद हैं उनके नतीजे आ रहे हैं वो भी बताने की कोशिश। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार और कहां पर कौन आगे कौन पीछे ये सारी अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर की सत्ता पर कौन काबिज होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दी, बीजेपी के बम निकाय चुनाव में दिखाई दी, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं 6 तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर काउंटिंग जो है वो सुबह से लगातार जारी है। एक एक जो बॉक्सेस है उसको पलटा जाता है टेबल पर, उसके बाद में एक एक करके सभी
को अलग किया जाता है, फिर ये काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है हर एक टेबल पर और वहाँ पर मौजूदगी रहती है। वो आप देख भी सकते हैं इन 6 तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से निकाय चुनाव में आज जब काउंटिंग का दिन है तो वो दिखाई यहाँ पर दे रहा। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, जिसके लिए 4,16,102 मत पड़े थे सभी नगर निकायों को मिलाकर के 104 टेबल लगाई गई हैं विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगम में। और मतगणना इस समय सुचारू रूप से चल रही है सभी जगह पे, कहीं पर कोई इशू नहीं है और वार्ड मेंबर्स के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं कोई समस्या नहीं है। विजय जुलूस से पूरी तरह से प्रतिबंध है, आयोग का आदेश है, कोई भी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। खुशियाँ मनाए, अपने घर में मनाए, अपने समर्थकों के साथ मनाए, अपने ऑफिस के अंदर मनाए, रोड पे कोई जुलूस नहीं निकालेगा। देखिए, पहली बात तो कोई गड़बड़ी हो ही नहीं रही है, सब कुछ निष्पक्ष ढंग से हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है। बाकी किसी को क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो अपना उसका इशू है। इस समय पूरे जनपद में 4 जो हमारे जो मतगणना स्थल हैं वहाँ पर अभी लगातार काउंटिंग जारी है। पुलिस के जो आवश्यक प्रबंधन हैं वो इसमें किए गए हैं। 200 मीटर की जो परिधि में जो आइसोलेशन का हम लोगों के द्वारा एक आइसोलेशन जोन बनाया गया है, क्योंकि 144 भी इसमें लागू है अंदर, तो पूरी तरीके से आइसोलेट करके हम लोगों के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस मतगणना की जो प्रोसेस है उसको संपन्न कराने के लिए पुलिस बल हमारे पास पर्याप्त है और 2 पारियों में आज पुलिस बल लगाया गया है। हमारे एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी के द्वारा इस पूरी संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अलग अलग जो मतगणना स्थल हैं उनको बनाया गया है और अभी तक जिस तरीके से अभी काउंटिंग चल रही है मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। मुझे यकीन है कि हम लोग एक अच्छे वातावरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन जगह पे पहले भी हम लोगों के द्वारा पूर्वानुमान था कि वहाँ पर लास्ट के समय में जो बोगस वोटिंग है या फिर इस तरीके की वोटिंग कराई जा सकती है, वहाँ पर रात शाम के समय कुछ पुलिस को दिक्कतें आई थी क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। पुलिस के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया और मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। सबसे पहले मैं नगर पालिका हरबट की देवतुल्य जनता को मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये मेरी जीत के साथ साथ मेरी हरबटपुर नगर पालिका की जनता की जीत है। हरबटपुर के नगर वासियों का सपना है, उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे सभी सभासद अच्छी जीत हासिल की, सब हमारे हैं, मेरे सांसद सभी मिलजुल के और दल से भी ऊपर उठ के काम करके दिखाएंगे। जो विकास का सपना है इस जनता का, उसको मैं पूरा करूंगी। मेरे सभी सहयोगी मेरे साथ हैं, सभासद हमारे सभी जीत का है, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। एक अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। जो ट्रिपल इंजन की सरकार का सपना है जनता का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बोल के गए थे, कह के गए थे, अपने अपील करके गए थे मेरे लिए। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद आए समय निकाल के मेरे लिए अपील की जनता से। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी मैं प्रोजेक्ट यहाँ के हरबटपुर के लिए आगे बढ़ाऊंगी, मेरे बोर्ड से प्रस्ताव आगे बढ़ाऊंगी, तो वो स्वीकार होगा और वो करके दिखाऊंगी। हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कनेक्ट हो गए हैं बेहतर अपडेट के साथ, उनसे बातचीत करेंगे। कृष्णा, किस प्रकार से वोटों की गिनती जारी है, अब तक कितनों पे नतीजे आ चुके हैं? कुमाऊं में हम बात करें 5 नगर निगम की, 6 हम गढ़वाल की अगर रीजन की बात करें तो कौन किस पर आगे दिखाई दे रहा, बताएं क्या अपडेट्स है? बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार ही उत्तराखंड में भाजपा में जो एक तरीके से कमल में जो है वो हर क्षेत्र होते हुए लगातार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया, तो हम साफ कह सकते हैं कि धामी मैजिक जो है वो अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से निकाय चुनाव में चल रहा है। हम जिस भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, चाहे देहरादून के विकास नगर की, ऋषिकेश की, चाहे हरिद्वार की, चाहे हम उधम कुमाऊं की तरफ देखते हैं, उधम सिंह नगर के क्षेत्र की, तो ऐसी तमाम जगहों पर भाजपा के प्रत्याशी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कई जगह से जो है वो विजय भी उनको प्राप्त हो चुकी है। और अधिकतर इस बार देखिए भाजपा के बाद जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो सभी जगह पर टक्कर देते हुए लगातार दिख रहे हैं। कांग्रेस जो है वो सभी जगह पर तीसरे नंबर पर पिछड़ती हुई दिख रही है, यानी कि उनको निकाय चुनाव में भी जो उनकी कूटनीति चली है और जो एक तरीके से कुप्रथा हमेशा चली है तुष्टीकरण की राजनीति में, उसको हमेशा जनता ने नकारा है और आज भी निकाय चुनाव के दौरान जो है वो नकारते हुए दिख रही है, जिसके नतीजे
अब सबके सामने जो है वो लगातार आ रहे हैं। आज देर रात तक जो है वो पूरे उत्तराखंड के नतीजे जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन कहां पर विजय हुआ है। क्योंकि अगर हम नगर निगम देहरादून की बात करते हैं तो भाजपा के प्रत्याशी लगभग 12,000 वोट के आगे चल रहे हैं और उसमें कई सीटों पर जो है वो बाढ़ की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी जो है वो उनको विजय मिली है। अब देर रात तक का इंतजार करना पड़ेगा इसमें आशीष की, तभी हम स्पष्ट कह पाएंगे कि कौन कहां से विजय हो पाए और कितने मतों अच्छा, अब तक कृष्णा, अब तक कुल कितने राउंड की गिनती हो चुकी है? अगर हम नगर निगमों की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, कितने राउंड अब तक पूरे हो चुके हैं? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि निर्दलियों का जोर ज्यादा दिखाई कहां दे रहा है? नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में या नगर निगम में भी निर्दलीय कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं मजबूती के साथ? और यूकेडी की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? उठ पा रही है कि अभी भी धरातल पर ही दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए यूकेडी जो है वो हमेशा की तरह इस बार नगर निकाय चुनाव में भी धरातल पर ही दिखाई दे रही है। कहीं से भी सीट पर उनको वोट जरूर पड़े हैं, लेकिन उनकी जो प्रत्याशी है किसी को भी कहीं से अभी तक विजय नहीं मिली। अगर हम बात करते हैं इस वक्त की राउंड की काउंटिंग की, तो लगभग तीसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो अभी तक जारी है। तो देहरादून की अगर हम बात करते हैं, जो हॉट सीट लगातार बनी हुई थी, जहां से कांग्रेस और भाजपा के सामने भी आमने सामने जो है वो जोरदार टक्कर देखी जा रही थी, वहां से जो है वो भाजपा के सौरभ थपरियाल जो है वो लगातार 12,000 वोट से जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं, जिसकी स्थिति जो है वो देर रात तक स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि देहरादून एक तरीके से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है, जहां पर 100 वार्ड है। अब 100 वार्ड से मेयर को जो है वो वोट पड़े, तो उसकी गिनती करने में बैलेट पेपर के माध्यम से जो है वो काफी समय जो है वो इस टाइम पे राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कर्मचारी लगाए हैं उनको करने में लग रहा है। अब देखना यही होगा कि कब तक स्थिति एकदम स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि सुबह की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का समय जो है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग हुई थी उसको गिनने में उनको लग गया। उसके बाद उन्होंने 10:30 के बाद जो है वे मतपेटियों खोली थी और उसमें जो वोट एक तरीके से पर्चियां कैद थी, जिसमें प्रत्याशियों के ऊपर मोहर लगी हुई थी पर्चियों पे, उसके बाद उन्होंने उसको गिनना शुरू किया है। तो उसके बाद से अब तक तीसरी काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। लगभग 4:30 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि तीसरे राउंड में किसने कौन के जिले से जो है स्पष्ट आगे बढ़त बनाई है। क्योंकि हम हमेशा ही देखते हैं कि जिसने ही नगर निकाय चुनाव में 10-12 हजार से आगे जो वोट पा लिए उसकी ही विजय होती है। और अगर हम अच्छा, क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर सीटें हैं कृष्णा जहां पर निर्णायक बढ़त की ओर कोई कैंडिडेट बढ़ा हो? हॉट सीट की अगर हम बात करें हल्द्वानी की, तो वहां पर क्या स्थिति दिखाई दी? क्योंकि कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा था, बिष्ट साहब भारतीय जनता पार्टी से, वहां पर क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है? एक और बड़ी चीज, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि ये 2 नए नगर निगम इस बार बनाए गए, अब तक संख्या जो अब वो बढ़कर 5 हो गई है। अभी ये जो 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं, विशेष तौर पर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यहां पर कौन आगे कुमाऊं में? बिल्कुल आशीष, देखिए जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं स्थानीय जनता के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए भी। अपनी अपनी किस्मत सभी आजमाने के लिए जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, अपना नामांकन करते हैं, तो जनता को तमाम तरीके से लुभाने की वे कोशिश करते हैं। इसमें हॉट सीट की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर, काशीपुर और जो नए नगर निगम जो आपने भी बताए हैं उसमें भी तमाम एक तरीके से टक्कर दी। क्योंकि जो नगर निगम नए बने हैं उसमें तमाम तरीके से एक संघर्ष चल रहा था। स्थानीय लोग जो है वहाँ पे नगर निगम की मांग कर रहे थे, जिसको उत्तराखंड की सरकार ने स्वीकार किया। नए नगर निगम में उसका जो है वो प्रस्ताव में उसको पास किया, जिसके बाद से जनता भी वहां पे खुश है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव में हम देखते हैं कि जिस भी जनता से हमारी बातचीत हुई है, चाहे हम मतदान वाले दिन की बात करें, जितने भी मतदाताओं से हमारी बात हुई है, तो वो तमाम तरीके से जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार ही चुनने के लिए तैयार थे। क्योंकि तमाम तरीके से विकास कार्य जो है वे रुकते हुए स्थानीय जनता भी देखती हुई आई। और उत्तराखंड के इतिहास में रहा है, देखिए कि जब भी जो सरकार राज्य में रही है, चाहे वो कांग्रेस की, बीजेपी में, उसके कार्यकाल में जो इस तरीके से चुनाव हुए हैं उन्हीं की पार्टी को जो विजय मिली है, ठीक उसी तर्ज पे जो है उत्तराखंड में एक बार फिर से देखिए, पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार जो थी वो जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। वही एक तरीके से काफी समय से संचालन जो है वो पूरे एक तरीके से अपने जिले का और क्षेत्र का करते आ रहे थे। अब एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे, यानी कि उत्तराखंड का जो नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका विशेष लगाव भी
उत्तराखंड से बताया जाता है। तो तमाम ऐसे पे दोबारा विश्वास जताते हुए उत्तराखंड की जनता ठीक है, वो मतलब ट्रिपल जो इंजन शुरुआती सरकार का रुझान यानी कि- कृष्णा आए भी हैं, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, जिस प्रकार से धामी साहब गए हर एक सीट पर प्रचार प्रसार किया, उसका असर भी दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझानों में। जो भी अपडेट्स आएंगे एक बार फिर से हम कनेक्ट होंगे और आपसे बातचीत करेंगे। कृष्णा, फिलहाल बहुत आभार आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तमाम बातचीत जरूरी, इस पर बात भी करेंगे, लेकिन पहले आपको प्रयागराज लेकर चलेंगे, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है, उनके संकल्प का मूर्त रूप है। और उसे मूर्त रूप देने के लिए ही हमारी ऋषि परंपरा ने इस प्रकार के आयोजन, इस समागम हो कुंभ के देश के 4 स्थानों पर, कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में, कभी उज्जैन में, और इन आयोजनों के माध्यम से हम सनातन धर्म को, इस देश को एक नई दिशा दे सके। भारत के अंदर जन्मे हुई इन सभी उपासना विधियों के लिए एक मंच बनकर के विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा। चाहे वह सनातन धर्म की परंपरा से, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए संतों की परंपरा हो, या फिर बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हमारे बनते और उनसे जुड़े हुए पूज्य संत हो, जैनी परंपरा से जुड़े हो या फिर सिख परंपरा से, उन सबको एक मंच मिल रहा है। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए हो या फिर रैदासी परंपरा से जुड़े हुए संत हो या फिर कबीर पंथ की परंपरा से जुड़े हुए, उनका एक मंच बना विश्व हिंदू परिषद। और उस मंच के माध्यम से जब एक साथ होंकार आगे बढ़ी, तो देखते ही देखते 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा। आप याद करिए, 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपने इन भौतिक चक्षुओं से अयोध्या का या मूर्त स्वरूप, एक दिव्य अयोध्या का देखने में समर्थ हैं। लेकिन हमारी दर्जनों पीढ़ियां ऐसी थीं जिन्होंने अयोध्या को इस रूप में नहीं देख पाए। उनकी इच्छा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। आज हुई है। हम सब जब अयोध्या के दर्शन करते हैं तो अपने पूर्वजों को भी उसके माध्यम से स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रभु राम के श्री चरणों में जब हम लोग नमन करते हैं, केवल अपनी ओर से नहीं करते, अपनी पूरी परंपरा की ओर से करते हैं। और मैंने तो दृश्य भी देखा है, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होता है। सदैव सरसंघ चालक जी भी इस आयोजन में उपस्थित थे। देश का नेतृत्व वर्ग पूज्य संतों के सानिध्य में वहां पे उपस्थित था। लेकिन 23 जनवरी से जब संत श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन के लिए खुला। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। देखिए, प्रदेश में 19 जगहों पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून में करेंगे, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। इस दौरान प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है। पूरे देश की सांस्कृतिक विविधता का यहाँ दर्शाया जाएगा। इन खेलों के आयोजन से देश में उत्तराखंड को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से यहाँ पर एक प्रतियोगिता शुरू होगी, राष्ट्रीय खेल प्रारंभ होंगे। उसकी सभी तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो गई हैं और ये बहुत ऐतिहासिक होगा। और जो लोग खिलाड़ी हमारे
जो पूरे देश भर के यहाँ आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे और हमारे राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य की एक अलग पहचान खेलों के रूप में भी बनेगी, क्योंकि हमारे जैसे राज्य में ये खेल होना ये अपने आप में राज्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है और अपने आप में लोगों को लगता है कि भाई छोटा राज्य है, पहले ये सोचते थे कि यहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिता कैसे होगी, लेकिन 19 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, अलग अलग स्थानों पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो आगे आने वाले समय में भी हमारे खिलाड़ियों के लिए, नवोदित हमारी युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा काम में आएंगे। और ये इस बार के जो राष्ट्रीय खेल देवभूमि में आयोजित हो रहे हैं, ये हमको देवभूमि, वीरभूमि लोग पहले से ही कहते हैं, क्योंकि देवों का स्थान है ये, इसलिए देवभूमि के रूप में। और देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी स्थान पर देता है, कहीं न कहीं सीमाओं पर तैनात रहता है, तो वीरभूमि भी है और देश के लिए शहादत देने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या हमारे राज्य से रही है। तो अब खेल जब यहाँ आयोजित होंगे, ऐतिहासिक रूप से होंगे, तो ये खेल भूमि के रूप में भी हमारी देवभूमि स्थापित होगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे से वापस लौट चुके हैं, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वहां प्रचार प्रसार भी किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। देश में इस समय लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं और हर राज्य में डबल इंजन सरकारें बार बार जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है। दिल्ली के लोगों के भी इस बार भली भांति मन बना लिया है कि इस बार वो परिवर्तन करेंगे और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इस खबर के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।